वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स एक ऐसा टूल, टेक्निक या स्टाइल को कहते हैं जो राइटर या स्पीकर यूज़ करते हैं ताकि अपनी बातों को अच्छे से एम्फसाइज कर सके और उसे आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव तरीके से प्रेजेंट कर सके। लिटरेरी टर्म्स का लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, पन, हाइपरबली, ईटीसी आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स। सबसे पहले वी विल डिस्कस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना। एलिट्रेशन को इनिशियल राइम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वर्ड्स का जब पहला लेटर रिपीट होता है तो राइम प्रोड्यूस होता है। एलिट्रेशन में लेटर्स अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है क्लाउन एंड क्लिंगन। यहाँ पर एक वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वर्ड के से, पर क्योंकि दोनों का इनिशियल साउंड सेम है क, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। ओल्ड इंग्लिश में एलिट्रेटिव मीटर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता था जो पोइट्स अपनी पोएम में यूज़ करते थे। अब ये एलिट्रेटिव मीटर क्या है? तो इसमें होता ये था कि पोइट एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते थे और लाइन के पहले पार्ट का स्ट्रेस्ड सिलेबल दूसरे पार्ट के स्ट्रेस्ड सिलेबल से राइम करता है। फॉर एग्जाम्पल विलियम लैंगलैंड्स की पोयम है पियर्स प्लॉमैन। उनसे एक लाइन लिया गया है और वो लाइन है इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वॉज द सोन। ये पोएम ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है और यहाँ पर सोमर का मतलब है समर और सोन का मतलब है सन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इन अ समर सीजन और दूसरा है व्हेन सॉफ्ट वॉज द सोन। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है और पहले पार्ट का सा साउंड दूसरे पार्ट के सा साउंड से एलिट्रेट हो रहा है और यही है एलिट्रेटिव मीटर। ओल्ड इंग्लिश में इस बात पे ज़्यादा फोकस की जाती थी कि सिलेबल स्ट्रेस्ड होने चाहिए और तब अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो ही एलिट्रेशन है। लेकिन लेटर इंग्लिश में सिलेबल स्ट्रेस्ड हो या अनस्ट्रेस्ड हो इस पे फोकस नहीं किया जाता, बस कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है डैन डिक्लेयर दैट ही डिज़र्व टू डिबेट। यहाँ पर डा साउंड रिपीट हो रहा है लेकिन जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो सारे सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी ये एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। लेटर इंग्लिश में एलिट्रेशन यूज़ करने का मेन पर्पज़ है एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट डालना और वर्ड्स को लिंक करना। अब हम लोग कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है शेक्सपियर का सोनेट 30। इसमें स, थ और व साउंड रिपीट हो रहा है, यानी कि एस, टी, एच और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। लाइंस कुछ इस तरह से हैं। When to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new veil my dear times waste. तो यहाँ पे जितने भी रेड कलर से हाईलाइटेड लेटर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन को दिखा रहा है और ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। दूसरा एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसे एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है और यहाँ पे स, ब और फ साउंड रिपीट हो रहा है, यानी कि एस, बी और एफ। The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed tree, we were the first that even burst into that silent sea. तो देखा आपने किस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है और जब रिपीट होता है तो एक राइम प्रोड्यूस होता है और यही रीज़न है कि इसे इनिशियल राइम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली में दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जैसे लाइट एज फेदर, ब्रेव एज लायन। जैसे अगर कोई चीज़ हल्की है तो मैं उसे फेदर से कंपेयर कर सकती हूँ और अगर कोई बहादुर है तो उसे लायन से कंपेयर किया जा सकता है। यही है सिमिली। आइए अब कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है रॉबर्ट बर्न ने अपने सॉन्ग अ रेड रेड रोज में अपनी लवर को रोज और मेलेडी से कंपेयर किया है बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। वो लिखते हैं ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज, ओ माई लव्स लाइक द मेलेडीज दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से, जिसे एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है और यहाँ पर वो आइसबर्ग को एमरल्ड से कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज। एमरल्ड एक तरह का जेम स्टोन होता है जो हरे रंग का दिखता है और राइटर
एमरल्ड और आइसबर्ग के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड एज। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर भी सिमिली की तरह दो अलग अलग चीज़ों के बीच का कंपैरिजन है, बस फ़र्क इतना है कि मेटाफर में एज या लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक। यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा आसान था। यू आर एन ओपन बुक, तुम एक खुली किताब की तरह हो। तो यहाँ पे आपको एक खुली किताब से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी एज या लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि मेटाफर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: डायरेक्ट मेटाफर, इम्प्लाइड मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर और मिक्स्ड मेटाफर। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेटाफर को डिस्कस करेंगे। इसमें कंपैरिजन डायरेक्ट वे में होता है, जैसे माई स्टेप मदर इज़ अ विच, तो डायरेक्टली स्टेप मदर को विच बोला जा रहा है। इम्प्लाइड मेटाफर का मतलब है कि इसमें कंपैरिजन तो होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को किसी से कंपेयर कर रहे हो तो डायरेक्टली सेंटेंस में नहीं लिखा रहेगा। जैसे हर स्माइल लिट अप द रूम, उसकी मुस्कुराहट ने पूरे रूम को चमका दिया। यहाँ पर स्माइल को सन के ब्राइटनेस से कंपेयर किया जा रहा है, पर डायरेक्टली सेंटेंस में कहीं पर भी सन नहीं लिखा है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड मेटाफर, जिसे सस्टेन्ड मेटाफर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन एक लाइन तक लिमिटेड नहीं होती है, कंपैरिजन पूरे पैराग्राफ या फिर पूरे स्टैंजा में होता है। जैसे शेक्सपियर की लिखी गई ड्रामा एज यू लाइक इट से कुछ लाइन्स लिया गया है, और वो लाइन्स हैं: ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts. यहाँ पर हर लाइन्स में मेटाफर का यूज़ किया गया है। पहले लाइन्स में राइटर कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज की तरह है, स्टेज से कंपेयर किया गया है। फिर मेन और वुमेन को प्लेयर से कंपेयर किया गया है। फिर राइटर कहते हैं कि मेन और वुमेन सबका अपना एग्जिट और अपना एंट्रेंसेस होता है, और एक प्लेयर की तरह एक इंसान जो होता है वो अलग अलग रोल प्ले करता है। तो आपने देखा किस तरह से मेटाफर को पूरे लाइन में एक्सटेंड किया गया है और पूरे लाइन में मेटाफर का यूज़ किया गया है। एक और एग्जाम्पल शेक्सपियर की रोमियो जूलियट से लिया जा सकता है, जहाँ पे रोमियो जूलियट को सन से कंपेयर करते हैं और कहते हैं इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन। Arise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief. तो यहाँ पे वो जूलियट को सन से कंपेयर कर रहे हैं, और सिर्फ फर्स्ट लाइन में ही नहीं बल्कि उन्होंने इस चीज़ को सेकंड लाइन में भी बताया है। तो मेटाफर को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, और यही कहलाता है एक्सटेंड मेटाफर। नेक्स्ट है डेड मेटाफर। डेड मेटाफर जो है वो इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने लगा है कि इसे हम फ्रेज या ईडियम की तरह पढ़ते हैं। जैसे कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग एंड देयर इज़ अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द माउंटेन। रेनिंग कैट्स एंड डॉग वाले लाइन में क्या है कि रेन को कैट और डॉग से कंपेयर किया गया है, पर इसे हम एज एन ईडियम पढ़ते हैं। और डेड मेटाफर में जो मेटाफर्स होते हैं वो इतना कॉमनली यूज़ किया जाता है कि इसका जो अपना इमेजरी होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। ये ग्रीक टर्म प्रोसोपोपिया से लिया गया है। इसमें ह्यूमन क्वालिटी यानी कि फिजिकल मूवमेंट जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग, टॉकिंग, ये सारी चीज़ों को नॉन ह्यूमन से एट्रीब्यूट किया जाता है, यानी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। और ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट नेचुरल, मैन मेड या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे द ब्रेड जम्प्ड आउट ऑफ टोस्टर, The flowers were dancing to the wind, the birds are talking। यहाँ पर jumped, talking, dancing ये सारे ह्यूमन क्वालिटीज़ है और इसे नॉन ह्यूमन के साथ एट्रीब्यूट किया गया है। आइए अब कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स को देखते हैं और पर्सोनिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिल्विया प्लाथ की लिखी गई पोएम मिरर। इस पोएम में सिल्विया प्लाथ ने मिरर को पर्सोनिफाई किया है और ऐसा दिखाया है जैसे मानो मिरर बोल रहा हो। वो कहता है आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई हैव नो प्री कंसेप्शंस। अब क्योंकि बोलना जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है और मिरर जो है वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ह्यूमन को नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की क्वालिटी दी जा रही है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है जॉन कीट की लिखी गई पोएम टू ऑटम। इसमें राइटर ऑटम को पर्सोनिफाई करते हैं और उसे एक औरत की तरह दिखाते हैं जो अपने पूरे साल भर का काम अच्छे से कर रही हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लॉड, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इस पोएम में राइटर डेफोडिल्स को डांस करते हुए बताते हैं और वो डेफोडिल्स को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। वो लिखते हैं बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसे इमिली डिकिंसन ने लिखा है। इस पोएम में इमिली डिकिंसन ने डेथ को पर्सोनिफाई किया है एज अ पर्सन ड्राइविंग अ कैरियज। वो लिखती हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरियज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्फ। यहाँ पर ही डेथ के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी एक तरह का पर्सोनिफिकेशन है जिसमें ह्यूमन इमोशंस जैसे कि सैडनेस, लोनली, हैप्पीनेस या फिर एंगर, ये सारी ह्यूमन इमोशंस को नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स के साथ एट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे द क्लाउड्स आर वीपिंग, तो वीपिंग क्या है, एक ह्यूमन इमोशन है, और क्लाउड्स क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। तो यानी कि एक ह्यूमन इमोशन को नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एट्रीब्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन इज रेड हॉट इट इज़ एंग्री। एंग्री अगेन ह्यूमन इमोशन है और सन जो है वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। तो ह्यूमन इमोशन को नेचुरल नॉन लिविंग थिंग के साथ एट्रीब्यूट किया जा रहा है। पैथेटिक फैलेसी को जॉन रस्किन ने 1856 में ये टर्म इन्वेंट किया था। अच्छा, एक पैथेटिक फैलेसी का लिटरेरी एग्जाम्पल भी है और वो एग्जाम्पल है लॉर्ड टेनिसन की पोएम द लेडी ऑफ शैलेट से एक लाइन ली गई है और वो लाइन है द ब्रॉड स्ट्रीम इन हर बैंक्स कंप्लेनिंग, यानी कि जो झरने हैं या फिर जो नदियां हैं वो अपने किनारे पे बैठ करके कंप्लेन कर रही है। तो कंप्लेनिंग क्या है, एक ह्यूमन इमोशन है और इसे किसके साथ एट्रीब्यूट किया गया है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग यानी कि स्ट्रीम के साथ एट्रीब्यूट किया गया है। तो एक सिंपल सा डिफरेंस है कि पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन से रिलेट करते हैं और पैथेटिक फैलेसी में ह्यूमन इमोशन को नेचुरल नॉन लिविंग थिंग के साथ एट्रीब्यूट करते हैं। पन विच मीन्स अ प्ले ऑफ वर्ड, जिसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिसका साउंड तो सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंट होते हैं। पन को दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, बाय यूजिंग होमोफोन्स एंड बाय यूजिंग होमोग्राफ्स। होमोफोन्स और होमोग्राफ्स को मिलाकर के होमोनिम्स बोलते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जिनका साउंड सेम होता है पर मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं, जैसे सी, राइट, टू और टू। होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जिसमें मीनिंग अलग अलग होते हैं पर स्पेलिंग सेम होते हैं, जैसे क्लोज, टीयर और टीयर। एक क्लोज का मतलब हो गया पास, एक क्लोज का मतलब हो गया बंद होना, और एक टीयर का मतलब हो गया आंसू, और एक टीयर का मतलब हो गया किसी चीज़ को फाड़ना। पन जो है उसे पेरोनोमाजिया के नाम से भी जानते हैं और ये पेरोनोमाजिया वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड पेरोनिमाजन से लिया गया है जिसका मतलब होता है चेंज इन नेम। पन को यूजुअली ह्यूमरस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो पन कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नॉट और नॉट, ठीक है, इसके बीच का पन यूज़ किया गया है। एक नॉट का मतलब होता है गांठ लगाना और एक नॉट का मतलब होता है नहीं। तो विनी द पू एक कार्टून हुआ करता है जिसमें रैबिट और पिगलेट है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और नॉट के बीच में पन क्रिएट हो रहा है। तो रैबिट बोलता है पिगलेट कैन यू टाई अ नॉट, तो पिगलेट बोलता है नो आई कैन नॉट। फिर रैबिट बोलता है सो यू कैन नॉट, पिगलेट बोलता है नो आई कैन नॉट नॉट। तो आप देख सकते हो क्योंकि साउंड सेम है तो एक ह्यूमरस सीन क्रिएट हुआ और यहाँ पे पन का यूज़ किया गया है और पन नॉट और नॉट के बीच में यूज़ किया गया है। अब कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो पहला लिटरेरी एग्जाम्पल जो है वो है जॉन डन की लिखी गई पोएम हिम टू गॉड द फादर। इस पोएम में राइटर अपने नाम के ऊपर ही पन यूज़ करते हैं। उनका नाम है डन और एक डू डिड डन वाला जो डन होता है उसके साथ पन का यूज़ किया गया है। जैसे वो लिखते हैं व्हेन दाउ हैस्ट डन दाउ हैस्ट नॉट डन। दूसरा एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर की लिखी गई रोमियो और जूलियट से। यहाँ पर क्या होता है कि एक कैरेक्टर है मर्क्यूशियो, वो मरने वाला होता है और वो बोलता है आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी इन अ ग्रेव मैन। तो यहाँ पर ग्रेव के ऊपर पन यूज़ किया गया है। एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र और दूसरा ग्रेव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस।
हालांकि यहाँ पे जो पन यूज़ किया गया है वो ह्यूमरस पर्पस के लिए है, और जो हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में जॉन डन आ हिम टू गॉड द फादर में देखा वो सीरियस पर्पस के लिए था। अब नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है हाइपरब्ली। हाइपरब्ली जो है वो ग्रीक में इसे ओवर शूटिंग कहते हैं। जब राइटर किसी फैक्ट को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं या एग्जैजरेट करते हैं तो इसे हाइपरब्ली कहते हैं। हाइपरब्ली को ओवर स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। हाइपरब्ली सीरियस, आयरॉनिक या फिर कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड, वो तूफानों से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। तो फैक्ट ये है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन कोई तूफान से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हाइपरब्ली का यूज़ किया गया है। उसके बाद है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। तो फैक्ट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, लेकिन मैं ओवर स्टेटमेंट करके बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा भूखी हूँ कि एक हाथी खा सकती हूँ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है हाइपरब्ली के। अब आइए कुछ लिटरेरी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है पोएम सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जिसे जॉन डन ने लिखा है। तो जॉन डन पहले ही लाइन में अपने रीडर को कहते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए तारे को चुन लो या कैच कर लो। तो ये इम्पॉसिबल सा चीज़ है, क्योंकि तारा कभी गिरेगा नहीं, तो इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि एक फेथफुल वुमेन ढूंढने के लिए 10,000 दिन और 10,000 रातें लग जाएंगी। हालांकि फेथफुल वुमेन ढूंढना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, पर इतना भी नहीं कि 10,000 दिन और 10,000 रात लग जाए। तो ये भी हाइपरब्ली का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो अपने पोएम डेफोडिल में हाइपरब्ली का यूज़ करते हैं। वो जब डेफोडिल को देखते हैं तो कहते हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे देन स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। तो जब वो डेफोडिल्स को देखते हैं तो बोलते हैं कि स्टार्स की तरह डेफोडिल्स जो है वो नेवर एंडिंग लाइन में खड़ी थी। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि स्टार्स नेवर एंडिंग हो सकते हैं, लेकिन डेफोडिल्स का कहीं ना कहीं तो ज़रूर एंड होगा। लेकिन राइटर जो है वो बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं कि डेफोडिल्स इतना ज़्यादा था कि मानो नेवर एंडिंग स्टार की तरह हो। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने एक झलक में 10,000 डेफोडिल्स देख ली। तो ये भी इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि एक झलक में उन्होंने बहुत सारे डेफोडिल्स देखे हों, पर एग्जैक्टली 10,000 कहना या इतना बढ़ा करके कहना, दिस इज़ हाइपरब्ली। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रॉबर्ट बर्न की पोएम अ रेड रेड रोज़। इसमें उन्होंने अपने लव को दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी बिलवेड को अपना लव दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया है, यानी कि उन्होंने हाइपरब्ली का यूज़ किया है। वो कहते हैं टिल ए द सी गैंग ड्राई माई डियर एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन आई विल लव दी स्टिल माई डियर। वो कहते हैं कि जब तक सारे समुद्र सूख जाएंगे या फिर रॉक पिघल जाएगा सन के साथ, तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। फैक्ट ये है कि राइटर अपनी बिलवेड से बहुत प्यार करते हैं, बट ये जो बता रहे हैं कि जब तक सन पत्थर के साथ पिघल जाएगा और सारी नदियाँ सूख जाएंगी, ये हाइपरब्ली है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में नहीं होने वाला। ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। ये अपने फैक्ट को कि वो अपने लवर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको ज़्यादा ओवर हाइप करके बता रहे हैं। तो यही है हाइपरब्ली। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छा, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आई विल ट्राई टू मेक पार्ट 2, जिसमें मैं और भी लिटरेरी टर्म्स को इंक्लूड करूँगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।